ये चैप्टर नंबर 3 का मतलब क्या पार्ट 3 वीडियो होगा, जिसमें हम जानेंगे विवाह के नियम क्या थे। तो देखिए, पुत्रियों का पिता का संसाधन पर कोई अधिकार नहीं था, ठीक है ना। जो पुत्री होती थी ना, मतलब जो लड़कियां होंगी, उसका जो अधिकार है और पिता के संसाधन मतलब वस्तु पर कोई अधिकार नहीं, धन कोई अधिकार नहीं था उस जमाने में, आज लेकिन है, ठीक है। ऐसे में अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर दिया जाता था, ठीक है ना। अब ऐसे में उनका जो विवाह होता था तो क्या गोत्र से बाहर दिया जाता, मतलब पूरा अच्छे से मिलाया जाता, कहीं गोत्र मिल तो नहीं रहा है, अपने गोत्र में शादी नहीं किया जाएगा, ये विवाह का नियम, जिसे वही विवाह पद्धति या नियम कहते हैं। तो अपने गोत्र से बाहर शादी करना क्या कहलाता है, वही विवाह। क्या होता है जी, वही विवाह कहते हैं। कन्याओं की उचित समय पर, कन्याओं क्या जी, उचित समय पर उचित व्यक्ति से विवाह किया जाता था। मतलब कन्याओं को है क्या, एक उचित समय पर, मतलब एक निश्चित टाइम पर उनका क्या, निश्चित आदमी से क्या किया जाएगा, शादी किया जाएगा। और उचित जब व्यक्ति से किया जाएगा तो इसीलिए मतलब पति पिता को क्या करना पड़ेगा, धन देना पड़ता था। क्या देना पड़ता, धन देना पड़ता। आज भी अगर अच्छे व्यक्ति से आपको शादी करना पड़ेगा तो क्या देना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा। तो वही बात थी। तो इसमें को दिया था आपको, तो है क्या कि विवाह में पिता के द्वारा भेंट दिया जाता था, मतलब धन दौलत दिए जाते थे, वो तो पूरा राज ही दे देते थे, ठीक है ना, पहले का राजा। अब आगे देखो विवाह के प्रकार। तो विवाह के मनुस्मृति के अनुसार विवाह के 8 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 8 प्रकार। और ये विवाह के 8 प्रकार होते हैं। ये बात कहाँ लिखी गई है, तो महाभारत के एक आपका है क्या आदि पर्व एक पर्व है, उसी में आपका 102 अध्याय नंबर है ना, उसी में आपका विवाह को बताया गया है। विवाह 8 प्रकार के होता है। तो पहला क्वेश्चन तो ये बन जाएगा कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। और ये किस अध्याय में लिखा गया है, तो महाभारत के 102 अध्याय में लिखा हुआ है, ठीक ना। वो कुछ उस अध्याय का नाम क्या, आदि पर्व के 102 अध्याय में लिखे गए। अब देखिए क्या अंतर विवाह, क्या जी, अंतर विवाह। तो अपने गोत्र में ही शादी करना अंतर विवाह कहलाता है। इसे असुर विवाह भी कहा जाता है। मतलब अंतर विवाह नहीं करना चाहिए, मतलब मिलाना चाहिए कि गोत्र तो आपको मिल तो नहीं रहा है। आज भी जब शादी होता है ना तो पंडित जी गोत्र मिलाते हैं कि मिल तो नहीं रहा है ना, मिलना नहीं चाहिए, ठीक है। और क्या वही विवाह, गोत्र से बाहर शादी करना वही विवाह कहलाता है, ये अच्छा माना जाता है। फिर है बहुपत्नी प्रथा। एक पुरुष के अनेक पत्नियां होती है, उसे कहा जाएगा बहुपत्नी प्रथा। बहु मतलब क्या, जात, पत्नी मतलब एक से ज्यादा पत्नियां होगी, किसी व्यक्ति की एक से ज्यादा पत्नियां होगी तो उसे कहा जाएगा बहुपत्नी प्रथा। बहुत एक लाइन आपका पॉइंट है। फिर है क्या कि बहुपति प्रथा, तो इसमें एक स्त्री के अनेक पति होंगे, एक स्त्री क्या जी, अनेक पति होंगे, ठीक है ना। जब मतलब यहाँ बहुपति मतलब एक स्त्री है और उसके पति क्या जी, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा है तो उसे कहा जाएगा बहुपति। मतलब मेल भी एक से ज्यादा शादी कर सकता है, फीमेल भी एक से ज्यादा शादी कर सकती है। देखिए आचार संहिता के नियम, क्या जी, आचार संहिता के नियम। तो इस नियम का पालन जो है ना, स्टार्टिंग में इस आचार संहिता जो है, मतलब जब समाज में परिवर्तन आ रहा था तो इस नियम को लाया गया। क्या नियम लाया गया, आचार संहिता। और आचार संहिता के नियम को कौन लाए, तो ब्राह्मण लोग लाए। कौन लाए जी, ब्राह्मण। लेकिन आगे चल के इसका पालन जो है ना ब्राह्मण भी करते हैं और सामान्य जो समाज होती है वो भी करते हैं। क्लियर है। तो है कि आचार संहिता के नियम का पालन जो है ब्राह्मण और समाज के लोग दोनों लोग करते हैं। फिर इसका संकलन जो है कब हुआ था, 500 BC से। 500 BC से धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र नामक संस्कृत ग्रंथ में किया गया। तो आचार संहिता नियम का जो संकलन है वो कब किया गया, 500 BC में। कहाँ किया गया, धर्मसूत्र नामक संस्कृत ग्रंथ। अब है क्या कि सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति का संकलन। अब इसमें जो है ना आचार संहिता में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, मनुस्मृति। क्या है, मनुस्मृति। अब मनुस्मृति का संकलन जो है कब हुआ था, तो 200 से 200 से क्या, 200 मतलब 1000 साल में, ठीक है ना। अब पहले 4 विवाह सही थे। पहले 4 जो पूरा विवाह कितना होता है, मतलब 8, उसमें का पहले 4 विवाह को सही माना जाता है और जो बाकी 4 विवाह होता है उसे निंदित माना है, मतलब खराब माना जाता है, ठीक है। अब हमारा आगे टॉपिक है गोत्र, स्त्री का गोत्र। क्या जी, स्त्री का गोत्र। तो स्त्री के गोत्र की बात करें तो इसका प्रचलन 1000 BC स्त्री गोत्र वाली जो बात है ये कब प्रचलन में आया, 1000 BC।
प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता है। जो गोत्र होता है ना वो किसके नाम पर होता है? वैदिक ऋषि के नाम पर होता है और उस गोत्र के सदस्य उस ऋषि के वंशज माने जाते हैं। लेकिन पहला बात कह रहा है आपसे कि एक वैदिक ऋषि के नाम पर गोत्र होगा, ठीक है। दूसरा बात आपसे ये कहा जा रहा है कि जो गोत्र होगा ना तो उसी गोत्र के जो सदस्य होंगे तो उस सदस्य क्या उस ऋषि का वंशज माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब कश्यप लगाता है तो कश्यप का वंशज होगा, ठीक है। अब है कि गोत्र के क्या है जी नियम है। तो कितने नियम है गोत्र के? 2 नियम। पहला नियम है कि विवाह के बाद स्त्री के पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाएगा। मान लीजिए विवाह हो गया, अगर कोई सिंह परिवार का है, ठीक है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में शादी हो जाता है तो वहाँ पे जो पति जो है ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण वाला गोत्र वहाँ लगना चालू हो जाएगा, नहीं कि मतलब वहाँ के सिंह के मतलब लगा जाएगा, ठीक है ना, मतलब चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई लड़की है मुस्लिम संप्रदाय की, उसकी शादी हिंदू संप्रदाय में होती है तो मुस्लिम संप्रदाय वाला टाइटल को हटा दिया जाएगा, हिंदू वाला लगा दिया जाएगा, मतलब पति वाला ही लगाया जाएगा। अब देखिए क्या एक गोत्र के सदस्य में आपस में विवाह नहीं कर सकते। ये गोत्र का नियम है कि अगर एक गोत्र का सदस्य है तो वो आपस में विवाह कभी नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी कास्ट के। अब है क्या सतवाहन वंश के शासन। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, देखिए अब ये गोत्र वाला जो नियम की बात है ये स्टार्टिंग में किस इतिहास से मिलती है? तो सतवाहन वंश के शासकों से। अब आप याद रखिए सतवाहन वंश का शासन जो है कहाँ पे था? तो पश्चिम भारत और दक्कन के भाग में। कहा जी? पश्चिम भारत दक्कन वाले पठार वाला जो इलाका है उसमें। हाँ। अब ये जानकारी कहाँ से मिलती है? ये जब खुदाई हुआ ना तो अभिलेख मिला। क्या मिला जी? अभिलेख। और उस अभिलेख पर राजाओं का नाम लिखा था और उसमें लास्ट में उसमें वंशज का नाम क्रिएट किए गए थे। लास्ट में क्या था? वंशज के नाम था। तो क्या कि अभिलेख से सतवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए, मतलब बहुत सारे पीढ़ी का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी का ऐसे नाम प्राप्त हुआ। और अभिलेखों पर अंतिम शब्द पुत्र मिला था। क्या मिला था जी? अभिलेख जब खुदाई हुआ ना तो उसमें अंतिम शब्द क्या मिला? पुत्र मिला। अब पुत्र क्या है? प्राकृतिक शब्द है। पुत्र क्या है जी? प्राकृतिक शब्द है जिसका अर्थ क्या था जी? पुत्र। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पुत्र का अर्थ क्या होता है? पुत्र होता है। और पुत्र कैसा शब्द है? प्राकृतिक शब्द। एक और बात, प्राकृतिक जो भाषा है ना सबसे हार्ड भाषा है, ठीक है, इसे हर कोई नहीं पढ़ सकता। जैसे मान लीजिए पुत्र का मतलब क्या समझ में नहीं आता तो ऐसे आप याद करें पुत्र का एक क्या जी? तो प्राकृतिक शब्द है और इसका अर्थ क्या था जी? पुत्र। और पहला की मैक्सिमम किताबें प्राकृत भाषा में लिखी गई थी। जैन ग्रंथ की स्टार्टिंग किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत भाषा में, इसलिए उसे बहुत लोग समझ ही नहीं पाते। अब आगे देखिए गौतमी पुत्र, जैसे लिखा गया गौतमी पुत्र, तो गौतमी पुत्र का मतलब क्या हुआ? गौतमी का पुत्र, ठीक है। फिर है क्या कि गौतमी और आगे सुनिए गौतमी और वसिथी स्त्रीवाची नाम है। क्या जी? स्त्रीवाची नाम है। आगे पॉइंट देखें गौतमी और जो इस वसिथी है वो कैसा नाम है? स्त्रीवाची नाम है। और ये दोनों मतलब गौतमी और वसिथी ये दोनों गौतम और विशिष्ट के क्या जी? गौतम और क्या जी? विशिष्ट के वैदिक ऋषि थे। क्या थे? वैदिक ऋषि थे और इन्हीं के नाम से गोत्र है। इन्हीं के नाम से क्या जी? कहने का मतलब ये है कि गोत्र जो वर्ड आया है वो किनके नाम से निकल कर आया है? तो गौतम और क्या जी? विशिष्ट के वैदिक ऋषि के नाम पर क्या जी? गोत्र सब निकल कर आया है। तो बस आज लेता है।